Jai Hind students. Today we will solve exercise 9.1 of chapter 9 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is Algebraic Expression and Identities. So students, मेन एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स along with mathematical operators like subtraction, addition, multiplication and division is called algebraic expression. एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलके बना हो, वेरिएबल से मिलके बना हो और कांस्टेंट से मिलके बना हो, जिसमें साइन का यूज हो सकता है लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये क्या कहलाता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने लिखा अगर 5x + 4 ये लिख दिया, ये किससे मिलके बना हुआ है? एक एक्सप्रेशन है। पहली बात तो मैंने किसको क्या किया? एक्सप्रेस किया। किस चीज़ को लिख रहा हूँ? एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा वर्ड एक्सप्रेशन में। मतलब मैंने कुछ यहाँ पे एक्सप्रेस किया, मतलब लिखा मैंने ये, तो ये एक्सप्रेशन है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या करता हो? कंसिस्ट करता हो, वेरिएबल्स को कंसिस्ट करता हो, कुछ कांस्टेंट को कंसिस्ट करता हो, और उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हों। लाइक 5 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। ये आपने 7th में भी पढ़ा होगा। 5 और x इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और फिर 5x + 4, और ये 5x और 4 को जो जोड़ने वाला साइन है वो कौन सा है? प्लस का। तो इस तरह से इसमें क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं, और इसमें क्या है? वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है। ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है पहला टर्म, ये क्या है? आपका वेरिएबल वाला टर्म है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो 5 भी लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है ना। ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो कोफिशिएंट है 5x का। मतलब 5x का कोफिशिएंट है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, ये फैक्टर में है। कांस्टेंट जो होता है टर्म, वो सिर्फ अकेला लिखा जाता है। लाइक 4 लिखा है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि 4 आपका फर्स्ट क्लास में भी 4 था, सेकंड क्लास में भी 4 है, आज आप 8th क्लास में, ये आज भी 4 है। आप कहीं भी आगे 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद देखेंगे तो 4 आज 4 ही रहेगा। और यहाँ पे बात करें अगर हम, ये 5x है, ये 5 इसका फैक्टर है। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर 2 रखूँगा तो 5 2 जा हो जाएगा 10। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 10 रखूँगा 10 5 जा 50 हो जाएगा। लेकिन जो भी आंसर इधर आएगा उसमें प्लस तो 4 ही करना है। तो ये क्या हो रहा है? ये तो चेंज हो रहा है ना x की वैल्यू के साथ, तो पूरा ही तो चेंज हो रहा है। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसमें 4 ही तो प्लस करोगे आप। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट। और ये कौन सा कहलाएगा? आपका वेरिएबल वाली टर्म कहलाएगी। और अगर पर्टिकुलरली अगर वेरिएबल पूछेंगे तो वेरिएबल क्या हो जाएगा इसमें? x। वेरिएबल वाली टर्म क्या हो जाएगी? 5x। अगर पर्टिकुलरली इसमें वेरिएबल पूछेंगे कि किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल किससे मिलकर बना हुआ है? वेरी से मिलकर बना हुआ है, कि यहाँ पे जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वेरी मीन्स होता है चेंज होना। ये x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू हर क्वेश्चन के लिए चेंज होती है, तो इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो 5x हमेशा चेंज होता है, और यहाँ पे जो 4 है ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? प्लस है। इसके आगे किसका साइन है? 5 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, 3x - 4, तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल वाली टर्म भी है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आपके पास। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे डिवीजन का तो यूज नहीं हुआ है, डिवीजन का एक एग्जांपल लिख देते हैं। लाइक 5x/2 - 3y + 4। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 5x/2, तो 5 और x के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई, और 5x और 2 के बीच में डिवीजन का। तो यहाँ पे डिवीजन का भी साइन आ सकता है। यहाँ पे देखिए 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई का है, और इनके बीच में किसका साइन है? माइनस का। ये कौन सा साइन है? प्लस का। तो सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑपरेटर्स एक ही क्वेश्चन में दिखें आपको, या एक ही एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में दिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक आपके पास अगर एग्जाम्पल ये है, खाली x है, तो यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है, और कोई इसके साथ अलग टर्म दिख नहीं रही। तो आप ऐसा मत कन्फ्यूज होइएगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन सा टर्म है। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई में आप ये कर सकते हैं, 1 × x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × x क्या होगा? x ही होगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसके साथ कांस्टेंट तो कुछ टर्म आई नहीं। कांस्टेंट के लिए आप ये कर सकते हो, 0 x + 0 लिख सकते हैं इसे।
आप बोलेंगे इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट जीरो है इसमें, क्योंकि इसमें जीरो प्लस कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप वन लिख दोगे तब तो फ़र्क पड़ जाएगा। और जीरो आपका फर्स्ट क्लास में भी जीरो था, आगे भी जीरो ही रहेगा, एट्थ क्लास में भी जीरो ही है। तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये क्या है, कोफिशिएंट भी आ रहे हैं इसमें, ये ऑपरेटर से भी जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर ऑपरेटर्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं प्लस जीरो कर दीजिए उसमें, पर मल्टीप्लाई जीरो मत कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो पूरा आंसर ही जीरो हो जाएगा इसका, है ना। तो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता हो, कुछ वेरिएबल्स होते हों, जैसे इसमें एक्स और वाई हैं, पी और क्यू हैं, कुछ वेरिएबल वाले टर्म होते हों, और कुछ कांस्टेंट भी होते हों, और ये किससे जुड़े हों एक दूसरे से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे साइंस से क्या हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ये क्या हो जाएगी आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी मैं जब आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करा था, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करा था टर्म, बोला था ना, फॉर ये टर्म है 2x, ये टर्म है 3y। तो ये टर्म्स होती हैं, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बार बार हम टर्म वर्ड का यूज जरूर करेंगे। Each part of an algebraic expression which are separated by plus sign or minus sign is called a term of an algebraic expression। जैसे ये पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, दूर दूर लिखे हुए, फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये हर एक पार्ट जो है आपका सेपरेट किससे हुआ है। यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगा लिया तो 5x अलग हो गया, दूसरा 3y अलग हो गया, फिर ये थर्ड क्या हो गया, 4 अलग हो गया। तो हर एक पार्ट जो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किससे सेपरेट हुआ हो, एक दूसरे से प्लस और माइनस साइन से, वो क्या कहलाएगा आपका टर्म कहलाएगा उसका। जैसे फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 5x, सेकेंड टर्म इसमें क्या है -3y, अभी इसके बारे में बात करते हैं, और थर्ड टर्म क्या है 4। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टर्म्स में डिवाइड नहीं करता है। लाइक अगर मैंने लिख दिया 2x + 3, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हैं। आप मत सोचिएगा कि ये आप इसको मल्टीप्लाई बना दो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय x से 2x होता है तभी, +3। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि टर्म जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं सिर्फ प्लस और माइनस साइन से। जब तक ये साइन ना आए ना, प्लस और माइनस साइन का, तब तक वो सिंगल टर्म है। लाइक अगर मैं लिखूं 5xy z p q r s, सारा लिख दिया मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है, ये वन टर्म है सिर्फ और सिर्फ। आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 या जो भी आपके मन में आ रहा है ये आप नहीं बोल सकते, ये सिंगल टर्म है, क्योंकि ये प्लस और माइनस साइन से डिवाइड नहीं हुई है दो पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी सिंगल टर्म। और ये क्या आपकी, ये 2 टर्म्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x और 3। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2x और सेकेंड टर्म हो जाएगी आपकी 3। क्लियर? अब देखते हैं जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। अगर मेरे को यहाँ पे क्या लिखने हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से टर्म्स अगर आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी है कि टर्म्स क्या क्या है इसमें, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5x, साइन भी जरूर आता है। अगर मैंने देखिए, अगर मैं 5x 3y और 4 ले लूँ, ये इनको बोल दूँ टर्म्स, क्योंकि टर्म्स को दोबारा जोड़ूंगा तो फिर ये बनना चाहिए ना, क्योंकि इसी से तो ये बना हुआ है। क्योंकि मैंने बोला कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसमें से टर्म्स आइडेंटिफाई कर दीजिए आप। तो आपने 5x 3y और 4 करी, तो इसको मैं जब चिपकाऊंगा छोटे छोटे हिस्सों को, तो बनना तो यही चाहिए ना। लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूंगा आपस में तो 5x + 3y + 4 आएगा, लेकिन ये तो गलत आ गया उससे। तो टर्म्स से मिलके कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम टू सेम बननी चाहिए, तो ये तो आपकी गलत आ रही है। यहाँ पे 5x + 3y और 4 आ रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था 5x - 3y + 4। तो इसलिए आपने गलती क्या की, आपको साइन भी लिखना था, आपको साइन भी लिखना था। अगर आप साइन लिखोगे, अब देखो दोबारा मैं इसको अगर जोड़ता, आपस में जोड़ूंगा एक दूसरे को, तब क्या बनेगा देखिए। कभी भी एक्सप्रेशन जो बनती है वो जोड़ने से बनती है। लिखते ऐसे हैं उसको +4, तीसरी प्लस में ना किसी के आगे कोई साइन होता है तो प्लस का साइन लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5x + माइनस माइनस, ये देखिए आ गया हमारा आंसर वैसी वैसी। तो कभी भी आप जब टर्म्स लिखेंगे तो आपको साइन भी लिखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लाइक अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है -7x/2,
सेकेंड टर्म क्या है -5y और थर्ड टर्म क्या है +3 लिख दीजिए, या तो नॉर्मली 3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल टर्म है -4y, सिंगल टर्म है -4y, क्योंकि इसके बाद कोई और साइन नहीं आया है और कोई नंबर भी नहीं आया कांस्टेंट या वेरिएबल वाला कि एक दूसरे से डिवाइड हो। सिंगल ही दिख रहा ना, एक ही है। ये तो -4y तो अलग नहीं लिख सकता, माइनस आप लिखना चाहो माइनस फिर 4y, नहीं ये गलत हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के आप दो अलग अलग नहीं बना सकते इसको, क्योंकि माइनस इसी के साथ है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे -4y है, यहाँ पे -7x/2 -5y + 3। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम जब एक्सरसाइज करेंगे एग्जाम्पल्स ही हैं कुछ एक हिसाब से, तो तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Now, coefficient of a term. A coefficient is the numerical factor of a term containing constant and variables. जैसे 5x + 3, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इसकी बात करें टर्म्स की, तो पहला टर्म क्या है इसमें 5x और दूसरा टर्म क्या है 3। जब प्लस साइन होता है ना, तो आपको डिनोट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे आप, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये प्लस ही रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे -3 होता तो 5x और -3 लिखते हैं आप यहाँ पे कॉमा लगा के, क्योंकि सेकंड वाले के साथ आएगा ना 3 का माइनस का साइन। अगर ये क्या होता 5x -3 होता तो फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी 5x और सेकंड टर्म क्या होती -3, क्योंकि 5x का साइन तो उसके पहले होता। अगर यहाँ पे ये होता -5x -3, तब ये टर्म ऐसी होती -5x, -3। तो फिलहाल तो बात करें हम इसकी, तो आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी, उसमें टर्म्स क्या हैं 5x और 3। तो बात करते हैं, तो टर्म वर्ड यूज हो ना, तो हम टर्म पे आ गया। तो एक न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म, जैसे हमने बात की 5x में न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है 5 है ना, मतलब कि नंबर वाला, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं वो नंबर, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ जो मर्ज हुआ नंबर होता है वही आपका क्या कहलाता है कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे x के साथ क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर, मतलब न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है इसके साथ जो चिपका, फैक्टर क्यों बोल रहे हैं हम, ये ऐसे तोड़ा हुआ है 5 × x, तो इसके साथ क्या चिपका हुआ है 5 मर्ज है इसके साथ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, अब आप बोलेंगे 3 लिखा है मैंने, नीचे कोफिशिएंट भी 3 लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों। देखिए बेटा, जो टर्म होती है ना वो वेरिएबल कंटेन करती ही करती है। अब कैसे, आप बोलेंगे कि सर इसके साथ ये तो कांस्टेंट टर्म है, अब इसके साथ वेरिएबल कैसे, वेरिएबल ऐसे है बेटा, जब हमने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने बात करी थी किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दूसरे वर्ड्स में 3 × x⁻⁴। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 × 1 तो हो गया और ये आ गया 3। तो हम एक बारी के लिए ये सोच सकते हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, पावर को छोड़ दो आप, इसकी पावर क्या है 0 है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका कोफिशिएंट बात करें तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है इसका 3। तो जब भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, दूसरे वर्ड्स में आप नॉर्मली ये समझ लीजिए, जब आपकी कांस्टेंट टर्म होती है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो वही होता है, क्योंकि उसके आगे आप x लिख सकते हैं x⁻⁴, या अगर 3 लिखा था यहाँ पे 3y⁻⁴ लिख दो, बस ये क्या बन जाएगा 3 × y⁻⁴ 1 बनाता है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब उसके बाद 3 × 1 3 हो जाएगा, लास्ट में आ तो वही गया जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट भी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ही होता है। अब बात करें कुछ और, जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हों, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो सारे मैं टाइप के एग्जांपल ले लेता हूँ। -x + 4y, तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई कर लीजिए आप। पहली टर्म क्या है -x, सेकेंड टर्म क्या है 4y, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आप बात कर रहे होंगे कि -x, इसमें क्या लिखें कोफिशिएंट, इसमें कोफिशिएंट क्या लिखें हम, तो कोफिशिएंट इसमें क्या होगा देखिए बेटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 × x, क्योंकि कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल नंबर ही लिखना है आपको, और हर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट होता ही होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोफिशिएंट नहीं होगा, 0 भी होगा किसी का। अब 0 कैसे होगा अभी बात करेंगे। तो देखिए -x लिखा हुआ था, तो -x को क्या लिख सकते हैं -1 × x, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 4y ही है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या मर्ज है x के साथ -1, तो कोफिशिएंट क्या होगा -1, यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा 4, क्योंकि पूरा का पूरा 4 मल्टीप्लाई हुआ है ना y से, तो 4 × y, तो फैक्टर क्या था यहाँ पे 4, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या
उसके साथ मर्ज है वेरिएबल के साथ, वही आपको लिख देनी होती है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक 5/2y -3/4 x -6, ये लिखा हुआ है आपके साथ सामने, और आपको पता करना है कि हर एक टर्म क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 5/2y, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन हुआ है तो ये टर्म डिवीजन एक दूसरे से मतलब सेपरेट नहीं हुई, ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। मैंने आपसे बात भी की थी, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन ही सेपरेट करते हैं। सेकेंड टर्म क्या हो गया आपकी, -3/4x। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, -6। साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे ने पेपर में अगर टर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला और 5/2y 3x/4 और 6 लिख दिया, वो गलत होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। साइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब बात करें कि कोफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ वेरिएबल। तो फर्स्ट में आपको वेरिएबल दिख रहा है y, तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 5/2। जब प्लस साइन है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x दिख रहा है आपको -3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 ही हो जाएगा। इसका डीप कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सिखा दिया है। तो जब भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका जो आपका कोफिशिएंट होता है वो खुद होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये सपोज कर सकते हैं, ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कोफिशिएंट समझना था। अच्छा हाँ, एक बात करें, जब आपको कोफिशिएंट बोला जाता है किसी क्वेश्चन में, किसी टर्म का अगर निकालना है, तब आप ये चीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर मैं ये बोल दूँ 3ab + 4 लिखा हो, मान लो आपके पास 3ab + 4, और मैं आपसे ये बोलूँ कि इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में b का कोफिशिएंट क्या है, मैं सिर्फ b का फोकस करके बोल रहा हूँ कि b का कोफिशिएंट क्या है, तो b का कोफिशिएंट यहाँ पे 3a होगा, है ना। दो चीज़ों में अंदर दिखा, यहाँ पे क्या था, खाली कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म, हर एक टर्म का क्या बता दीजिए, कोफिशिएंट बता दीजिए, तब तो आप वेरिएबल, जो भी वेरिएबल लिखा हो उसका कोफिशिएंट बता दोगे। लेकिन अगर मैं मेंशन करके बोलूँ कि यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है, तो b का कोफिशिएंट 3a है। अब मैं बोलूँ a का कोफिशिएंट क्या है, तो a को छोड़ दो, बाकी इसके साथ क्या मर्ज है, 3b। अगर a का कोफिशिएंट पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। अगर मैं ऐसा पूछूंगा ही नहीं और मैं सिर्फ ये बोल दूंगा कि कोफिशिएंट बता दीजिए, तब आपका कोफिशिएंट 3 आएगा। जब आपको मेंशन किया जाता है उस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लाइक ऐसे लिख दूँ 5xy² + 5x, तो यहाँ पे हर एक टर्म में जो भी टर्म लिखी हुई है इसमें x का कोफिशिएंट बताइए। तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है, 5 और y² तो जुड़े हुए ना, इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो x का कोफिशिएंट पूछूँ तो 5y² आएगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट -5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल हो कि कोफिशिएंट बता दीजिए हर एक क्वेश्चन में, तो कोफिशिएंट फर्स्ट में आएगा 5 और ये -5। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि कोफिशिएंट क्या है हर एक टर्म का, तो आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल फैक्टर लिख देना है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया कि इसका बता दो पर्टिकुलरली, ए का बता दो पर्टिकुलरली, y² का बता दो, अगर y² का पूछता तो आप क्या लिखते, 5x, जो उसके साथ मर्ज हो वो आपको लिख देना है नॉर्मली, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहा था तब मैं आपको बता रहा था कि हर किसी का कोफिशिएंट होता है। अगर 0 का लिखना हो तो आपको क्या लिखोगे, आप 0 के आगे x⁻0 लिख सकते हो, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 0 का, 0 ही रहेगा, और ये टर्म भी बन गई और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी बन गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट भी साइन यूज हो रखा है। जो भी डेफिनेशन हमने क्लियर की थी अब तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आगे स्टार्ट करते हैं 9.1 और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। टर्म्स तो आपको समझ में आ गई, जो भी पार्ट्स हैं इसके सेपरेट किससे गए हों, माइनस या प्लस साइन से, उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स। दियर कोफिशिएंट, और जो टर्म्स आपको मिलेंगी उनके कोफिशिएंट भी बताने हैं, ठीक है। अब कोफिशिएंट आपको सीधे कोफिशिएंट लिख रखा ना, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर आपको बताना है। अगर मेंशन किया होता कि हर एक टर्म में x का कोफिशिएंट बता देते, तो आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, तो आपको x को छोड़ के बाकी सबका कोफिशिएंट लिख देना होता। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सीधे क्या लिखा है, दियर कोफिशिएंट, मतलब कि इसमें हर एक टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बता देना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 5xy(z²) - 3zy, ठीक है। तो टर्म्स क्या है इसमें, सबसे पहले टर्म्स क्या टर्म्स हैं इसमें, फर्स्ट टर्म की लिखेंगे आप 5x, बहुत ज़्यादा इजी है ये, बस आपको समझना था। एक बार कॉमा लगाएंगे, अलग अलग बताते हैं ना टर्म्स को, तो क्योंकि सेपरेट हो चुकी हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 5xy(z²) प्लस साइन मेंशन नहीं करते। ये क्या है, सेकंड
-3zy, क्योंकि ये हटाया तो बचा तो ये, पहला हट गया, ये हट गया, अब जो बच गया पूरा सेकंड टर्म आ जाएगा -3zy, है ना। तो टर्म्स तो ये आ गई। अब कोफिशिएंट, शॉर्ट में COEFF लिख देना आप, ठीक है ना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका, न्यूमेरिकल फैक्टर। तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है इसमें, फर्स्ट में 5, और ये वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, सारी वेरिएबल वाली लिख रखी ना, तो इसके साथ जो चिपका हुआ है वही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसमें क्या होगा आपका कोफिशिएंट, -3 होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आपका पूरा साइन भी आता है, इंटीजर लिखते हैं आप, मतलब कि यहाँ पे 3 आ रहा है तो उसके साथ माइनस भी आएगा, और इंटीजर होता है नंबर लाइन में जो आपकी लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो इंटीजर है, -3 आया, ठीक है। वहीं मैं लेकिन उस चीज़ को भी क्लियर करते चलूँगा आपका साथ में। अगर ये बोल देते कि x का कोफिशिएंट बताइए, तब आप ये लिखते 5yz²। आगे जाके इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आगे जाके, 9th क्लास में देखोगे आप। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं ना, तो 0 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो इस वाले में तो है ही नहीं ना कुछ भी, मैं x की बात कर रहा हूँ। सभी टर्म्स में x का कोफिशिएंट पूछता है, तो इसमें तो x का कोफिशिएंट 5yz², यहाँ तो x ही नहीं है, तो कोफिशिएंट भी कहाँ होगा, तो उसमें 0 आता, ठीक है। लेकिन अगर मैं y का पूछता तो फर्स्ट में क्या होता आपका 5xz², और यहाँ y का पूछते तो -3z आता, ठीक है। ये तो रही चलो दूसरी बात, लेकिन आपको तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट बता देने हैं। तो जो भी वेरिएबल है उसको हटा के जो आपका बच गया न्यूमेरिकल, वही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसको हटा दो, बच गया क्या, -3। बी पार्ट, 1 + x + x²। कुछ बच्चे इसको टेबल बना के भी करते हैं, आप चाहो तो टेबल बना के भी कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, फर्स्ट सेकंड, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा 1 2 3 जो भी पार्ट लिख रखे हैं 6 तक। फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा टर्म्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख देगा, मैं भी दिखा के दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 + x + x², तो टर्म्स क्या है इसमें, 1 कॉमा लगाएंगे x और कॉमा लगाएंगे x²। तो कोफिशिएंट क्या है, तो फर्स्ट का 1 का कोफिशिएंट क्या, अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमने टर्म्स आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो इसी का कोफिशिएंट बताएंगे। 1 का कोफिशिएंट 1 ही होगा, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 1 होता है, 1 × 1। रिपीट कर रहा हूँ कि याद हो जाए आज ही, है ना। 1, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अगर इस x के आगे कोई भी टर्म नहीं लिखी हुई है न्यूमेरिकल टर्म, तो क्या करोगे, 1 × x, तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 1। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे भी लिख सकते हो 1 × x², इसका न्यूमेरिकल को फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखी जाती है कोफिशिएंट में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कोफिशिएंट। थर्ड पार्ट को ऐसे करते हैं, जैसे मैं आपको बोला था टेबल बना के भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कैसे, ये थर्ड पार्ट आपने लिख रखा होगा, ऐसे ऊपर को भी कुछ पार्ट आ रहे होंगे, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में क्या लिख रखा है, 4x² y -4x² y² z² अभी आपको ऐसा मत समझना कि टर्म्स लिख रखी है मैंने, ये जगह नहीं हो रही थी ना, तो इसलिए क्या करना पड़ा मुझे, एक ही साथ लिखना पड़ा, तो मैंने साइन यहाँ पे कॉमा नहीं लगा रखा। इससे आप समझ सकते हैं कि कॉमा नहीं लगाया तो ये टर्म्स नहीं लिखे, टर्म्स यहाँ लिखूंगा मैं, देखिए कैसे, 4x² y² कॉमा -4x² y² z² कॉमा z², ठीक है। अब इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को ये चीज़ तो समझ आनी ही चाहिए, क्योंकि कॉमा लगाने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। ये टर्म्स लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, तीसरा क्या था पूछा था, कोफिशिएंट। अब इसका कोफिशिएंट क्या, फर्स्ट टर्म का 4, सेकंड का -4, और थर्ड का 1, क्योंकि z² को क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका तो साथ ही पता ही है आपको कि -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 आ जाएगा। तो ऐसे करना है आपको। मैं एक पार्ट और करता हूँ, कौन सा वाला, मैं करूँगा 5th पार्ट, x/2 + y/2 -xy। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, x/2, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है ना, फिर y/2 और ये -xy। अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। अब आप इसका कोफिशिएंट ऐसे हवा में नीचे बाई 2 नहीं लिखोगे, ये हवा में लिख दिया ना आपने, एक डैश लगा दिया नीचे 2 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखोगे। ये इसको आप क्या लिख सकते हो प्रॉपर तरीके में,
1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये है तरीका, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हुआ होगा एक्स से, तब जाके एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स आया होगा अपॉन 2 आया होगा। तो लिखना क्या चाहिए आपको 1/2, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता कोई नंबर कि ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे 2 लिख रखा, ऊपर 1 लिखोगे आप। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में लिखा रहा हूँ, बाद में नहीं करूँगा ऐसा, अभी आपको बस हैबिट करवाने, हैबिट में डालने के लिए। -1, तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो -1 इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, PQ प्लस QR माइनस RP। तो टर्म्स क्या क्या हैं इसमें, 3, -PQ QR और -RP। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1, क्योंकि इनके साथ न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो सकता है, माइनस तो पहले से है ही है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमेरिकल फैक्टर ही आता है, न्यूमेरिकल फैक्टर। यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आप क्लियरली समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि कभी भी आपके पास जब कोफिशिएंट पूछा जाता है, टर्म्स तो आप आसानी से समझ गए होंगे, कोफिशिएंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो जिसका कोई भी कोफिशिएंट आपको नजर नहीं आ रहा है, कहने का मतलब QR लिख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल, उसका 1 होता है आगे पे, और साइन उसके साथ आपको लिख देना है। यहाँ पे 1 लिखा, प्लस है तो खाली नॉर्मली प्लस लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है तो माइनस के अकॉर्डिंग लिख दिया, है ना। तो ऐसे करना था आपको फर्स्ट क्वेश्चन, 6th पार्ट आप खुद करेंगे। Question number 2. Classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials. Which polynomials do not fit in any of these 3 categories? तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में, 9th क्लास में 2nd चैप्टर आप यहाँ पे देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, जहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल, ईच वेरिएबल आप बोल सकते हैं, पावर ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी होल नंबर। जैसे होल नंबर एक्स की पावर के यहाँ पे 1, एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पे हर एक वेरिएबल की, जिसमें हर एक वेरिएबल की पावर क्या हो होल नंबर हो, वो क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। तो ये पॉलिनोमियल वर्ड यूज किया गया, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हर एक की पॉलिनोमियल की यही होती है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये होल नंबर थोड़ा है, ये तो रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, तो ये नहीं होगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना बेटा। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पे हर एक वेरिएबल की पावर क्या हो आपकी होल नंबर हो, ठीक है। चलो ये तो बात थी पॉलिनोमियल की। अब ये बोला कि इसमें सारे के सारे क्या है आपके पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मली दिख रहा होगा हर एक की पावर क्या है होल नंबर ही है, ठीक है ना, 0 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना कहीं पे ये 3 लिख रखा है, तो होल नंबर इसलिए किया गया, किसी की 0 भी पावर हो सकती है, ठीक है ना। तो 1 टर्म जिसमें होती है वो होता है मोनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे एक ही टर्म होगी, सिर्फ एक टर्म, लाइक ये 5x लिख दिया तो एक ही टर्म है ना, तो ये मोनोमियल वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। 2 टर्म्स जिसमें हो, लाइक 6x -3, यहाँ पे 2 टर्म्स दी गई हैं। 2 टर्म्स कैसे दी गई हैं, माइनस साइन है, इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो क्या हो गया यहाँ पे बाइनोमियल, जहाँ पे 2 टर्म्स होंगे उसको बाइनोमियल कहेंगे। और 3 टर्म्स लाइक 5x + 4y + 3, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। मोर देन 3 टर्म्स, 5x + 2 -2y + 4 - 6z, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। वैसे मगर आपको एक्चुअली बताऊं, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल ही है, जिसमें एक टर्म होते हैं ना उसको भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, 2 टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, और 3 से ज़्यादा तो पॉलिनोमियल बोलते ही बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 3 तक ना थोड़ा सा अलग अलग बता दिया गया है, 3 टर्म्स तक मोनोमियल, उस पॉलिनोमियल के अंदर भी क्या बता दिया गया है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, जो पॉलिनोमियल एक टर्म वाला होगा मोनोमियल कहलाएगा, जो पॉलिनोमियल 2 टर्म्स वाला होगा बाइनोमियल कहलाएगा, और जो पॉलिनोमियल 3 टर्म्स वाला होगा ट्राइनोमियल कहलाएगा। और 3 से ज़्यादा में अगर आपके पास टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि 5x मोनोमियल है या पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे दोनों है, क्योंकि पहले ये तो पॉलिनोमियल है फिर ये मोनोमियल है, क्योंकि एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म को कैटेगराइज किया गया है, मतलब कि फर्स्ट टर्म को मोनोमियल, सेकंड 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा हो तो आप बोल देना कि पॉलिनोमियल है। तो क्लियर हो गया होगा। तो हर एक टर्म इसमें क्या है आपकी पॉलिनोमियल है, मतलब कि जैसे 5x 6x - 3, ये सारे के सारे क्या है पॉलिनोमियल है। लेकिन स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए हमने बताना ही है कि सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल वाली पॉलिनोमियल बोलो,
2 टर्म्स वाली को बाइनोमियल वाली बोलो, 3 टर्म्स वाली को ट्राइनोमियल बोलो, और 3 टर्म से ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल बोलिए। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। कंफ्यूज मत हो जाना, 3 टर्म्स तक ही बोल रखा। देखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो 3 ही कैटेगरी दे रखी है इसने, सिंगल जिसमें 2 हों और जिसमें 3 हों। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा फिर, 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। अब मैं वर्बली बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, 1000 है, तो 1000 में कितनी टर्म है, ओनली 1। अरे भाई 1000 लिखा है तो यही तो है, सिंगल टर्म तो हो गया ये, इसके आगे एक्स रेज़ टू पावर 0 लिख दो, ठीक है। तो ये कितनी टर्म्स वाला है, 1 टर्म वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये देखिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4, तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4, कितनी टर्म्स हैं, 4। तो 4 टर्म्स के लिए कोई कैटेगरी नहीं दे रखी, ये है तो पॉलिनोमियल। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 ही कैटेगरी में डिवाइड करना है, या तो मोनोमियल, या तो बाइनोमियल, या तो ट्राइनोमियल। तो ये तो ट्राइनोमियल से ज़्यादा चला गया ना, 3 टर्म से ज़्यादा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 4 टर्म। तो ये आप लिख सकते हैं, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरी। ये लिखना भी है, यहाँ पे लिख दोगे आप, यहाँ पर से पूरा लिख देना, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। इससे आगे खुद लिखिएगा आप, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कौन से पे, ये 7 प्लस वाई प्लस 5x, 3 टर्म्स दिख रही हैं, तो कौन सा आ जाएगा, ट्राइनोमियल। 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल। ये आपका 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल। ये आपका 5x माइनस 4y प्लस 3xy, 3 टर्म्स हैं, क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ये आपका 2 टर्म्स वाला 4z माइनस 15z स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म है 4z, सेकेंड टर्म है माइनस 15z स्क्वायर, तो 2 टर्म्स वाला क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो 1 2 3 4, तो डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज, इसमें नहीं है। ये 2 टर्म्स वाला है, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल। 2p प्लस 2q, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ 2p प्लस 4p, ये क्या है, तो कोई बच्चा इसको देखते ही अगर बाइनोमियल बोलता है ना, तो थोड़ा गलत हो जाएगा बेटा। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 4p में 2p आ गया तो कितना आ गया, 6p ना, ये एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है आपका। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, जहाँ भी आपने अभी तक सारे एग्जाम्पल देखे ना, जो भी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के, यहाँ पे सब अलग अलग हैं। देखिए पहला 2p है और 2q, आप ऐड नहीं कर सकते इनको। तो मैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2p प्लस 4p लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि दोनों सेम हैं या नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी पी स्क्वायर क्यू लिखा है, तो लेकिन पी क्यू स्क्वायर लिखा, अलग अलग है दोनों। अगर दोनों सेम जो हो गए फिर तो प्लस होके एक ही बना देगा ना वो, तो फिर बाइनोमियल नहीं कहलाएगा वो, फिर मोनोमियल कहलाएगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना था, क्लासीफाई करना था मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में। जो 3 से ज़्यादा हैं होने के लिए पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 3 कैटेगरी में ही डिवाइड करना था। तो आप 3 से ज़्यादा वाले को पॉलिनोमियल ना कह के क्या कहोगे, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 गिवन कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी सी, कॉमा बी सी माइनस सी ए, कॉमा सी ए माइनस ए बी। तो ये आपको एलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखे हैं 3, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड के लिए क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो हॉरिजेंटल वे होता है, एक होता है आपका वर्टिकल। हॉरिजेंटल मीन्स ऐसे ऐसे एक वे में प्लस करना, और वर्टिकल में ऐसे में प्लस करना। तो देखते हैं पहले हॉरिजेंटल वे में एक सिखाता हूँ मैं आपको। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन हॉरिजेंटल वे से करूँगा, वर्टिकल वे में आपको मैं पहला पार्ट सिखाऊंगा, ठीक है ना। आप ट्राई कर सकते हैं और पार्ट को भी कैसे कर सकते हैं वर्टिकल वे में, ठीक है ना। ये आपकी चॉइस है, आप हॉरिजेंटल में करिए या वर्टिकल में करिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल मीन जैसा दिया उसी वे में आगे को प्लस कर देना। जैसे लिखा है ए बी माइनस बी सी, प्लस का साइन है ना, क्योंकि अब ऐड कर रहे हैं तो अब ये कॉमा हट के प्लस का साइन आएगा। बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। जब हम प्लस कर रहे होते हैं ना, तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, जो अगला वाला टर्म है वो एज इट इज उतर जाता है। लेकिन जब माइनस के साइन हो ना आगे पीछे, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। वो हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। फिलहाल तो हम ऐड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा आपको डीप कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली प्लस कर रहे हैं, प्लस का साइन लगा देना, कॉमा लगा के, प्लस कॉमा हटा के, यहाँ पे कॉमा हटा के प्लस का साइन आ गया।
अब सबसे पहले तो ये स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या सीखा, कॉमा हटा के प्लस लगाना। सेकंड में अभी आप पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं या पहली बार 8th क्लास में ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, लाइक टर्म्स जो एक जैसी टर्म्स हों या मतलब एक जैसे दिखती हों, जिनके वेरिएबल्स एक जैसे हों, उनको एक साथ लिख लेना चाहिए। जैसे मुझे ए बी दिख रहा है और यहाँ भी ए बी दिख रहा है ना, तो ए बी को ए बी के साथ लिखना चाहिए। अब ये जो ए बी है इसको इसके साथ लिखना चाह रहे हैं तो साइन के साथ लिखोगे आप, ये नहीं कि ए बी उठा दिया यहाँ पे और प्लस का साइन लगा दिया, फिर गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ए बी यहाँ पे लेके आएंगे और इसके साइन को भी साथ लाएंगे। ठीक है, ये ए बी और कोई दिख रहा है क्या ए बी जैसा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार के लिए, आपको ये मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, क्लियरली समझ में आना चाहिए हर एक चीज़। अब बात करें बी सी, तो बी सी ऐसे ही नहीं लिख दोगे, बी सी के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो बी सी लिख दिया। फिर इसके इसके जैसा दिखने वाला कौन सा वेरिएबल है, बी सी, ये है ना, तो इसका साइन भी आएगा साथ में, प्लस बी सी। फिर बात करें माइनस सी ए, इसको भी हमने कवर कर दिया। अब माइनस सी ए, ठीक है ना, फिर इसके साथ प्लस सी ए। अब देखिए बेटा, सेम वेरिएबल्स या सेम टर्म विथ अपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसे ए बी माइनस ए बी, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का है। अरे ऐसे समझ दो ना, 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। ये सेम टर्म्स हैं, ये 5 है और ये भी 5 है, लेकिन अपोजिट साइन, इसका साइन प्लस का, इसका साइन माइनस का, तो एक दूसरे से 5 - 5 0 होता है। ऐसे ही इनका भी ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा। लेकिन हम इसको वेरिएबल्स की लैंग्वेज में रीड करें तो क्या करेंगे, सेम टर्म्स विथ अपोजिट साइन विल कैंसिल। ठीक है ना, ए बी प्लस का है, क्लियर होना चाहिए, ए बी प्लस का है और ये बी माइनस का, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बी सी माइनस का है और ये बी सी प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यहीं से कैंसिल करवाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ सीखना है आपने। ठीक है ना, तो अभी से क्लियर होना चाहिए हर एक चीज़। सी ए और सी ए, इस सी ए का साइन प्लस का है, इस सी ए का साइन माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सब कुछ कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन -5a और प्लस ए लिखा हो, इनको कैंसिल मत कर देना कहीं, ये सेम टर्म नहीं है। सेम टर्म मीन्स एक जैसा दिखने वाला, ये 5 है तो ये भी 5 दिखे, ये ए बी है तो ये भी ए बी दिखे। ये अगर -5a था तो ये भी क्या होना चाहिए, +5a, तब कट सकते हैं, ये नहीं कटेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कट सकते। ठीक है, तो ऐसे कट करते हैं, इनका आंसर आएगा 0, इसका नहीं आएगा, इसका तो आएगा -4a। ठीक है, वो आगे जाके बात करते हैं। बी पार्ट करने से पहले चलो इसका वर्टिकल वे भी देख लेते हैं। वर्टिकल में आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे ए बी माइनस बी सी। ठीक है, फर्स्ट वाले को लिख दिया आपने, ए बी माइनस बी सी, ये तो दे रखा था आपको, ए बी माइनस बी सी। अब इसमें सेकंड में ऐड क्या करना है, बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए। तो आपको नीचे वर्टिकल में नीचे की ओर ऐड होंगे ना, तो प्लस का साइन लगा दोगे यहाँ पे, बी सी माइनस सी ए। तो बी सी के नीचे ही आप बी सी को लिखोगे, और क्या साइन है इस बी सी का, प्लस का, और माइनस सी ए इसके जैसा तो नहीं है, तो आगे को लिखोगे आप माइनस सी ए। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है आपकी, थर्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सी ए माइनस ए बी। तो सी ए के नीचे आएगा, और क्या साइन है इसका, प्लस का, और ए बी तो इसके जैसा दिखता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए बी, यहाँ पे आ गया। अब जो ये वैकेंट जगह दिख रही है आपको, इसमें आप 0 लगा सकते हैं, प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ लगा लो, 0 को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का ना तो नेगेटिव साइन होता है ना तो पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिखना नहीं चाहिए था वैसे, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार सब कुछ, ए बी माइनस बी सी प्लस 0 प्लस यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, 0 प्लस बी सी माइनस ए, और ये माइनस का ऐसे लिख देंगे, प्लस 0 प्लस सी ए। अब प्लस करते हैं, देखिए ए बी में प्लस करेंगे माइनस ए बी, तो ए बी का साइन तो प्लस का होगा, ये कहने का मतलब ए बी में प्लस कर रहे हैं माइनस ए बी, तो ए बी माइनस ए बी, तो सेम नंबर सेम टर्म विद अपोजिट साइन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 0। ये भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का बी सी है और ये माइनस का बी सी है, तो सेम टर्म विद अपोजिट साइन, ये भी 0 हो जाएगा, सेम टर्म विद अपोजिट साइन, ये भी 0 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे भी प्लस कर सकते हो आप, और हॉरिजॉन्टल वे में भी प्लस कर सकते हैं। बी पार्ट, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, मैं हॉरिजॉन्टल वे में सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है,
ए माइनस बी प्लस ए बी, प्लस करना है तो कॉमा हटा के सबसे पहले तो प्लस का साइन लगेगा, प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहला स्टेप कर दिया, कॉमा हटा के प्लस लगा दिया। अब सेम टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, या लाइक टर्म्स। सेम नहीं भी होगी तो लाइक तो होगी। लाइक मतलब जैसे एक 5a लिख रखा प्लस बी और ये 6a लिख दिया प्लस 6a, तो अब ये लाइक बन गई, मतलब एक जैसा वेरिएबल वाला। तो इनको साथ लिख देंगे क्योंकि इनको जोड़ सकते हैं ना हम। तो मैं लाइक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, या तो लाइक या तो सेम वालों को साथ लिख दीजिए। तो पहला ए दिख रहा है मुझे एक जैसा, ये ए दिख रहा है, ठीक है ना। तो ए और इसका साइन भी साथ आएगा माइनस ए। साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। पूरा खेल ही माइनस का साइन का या प्लस साइन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन भी साथ आएगा। ये दोनों तो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे माइनस बी है और ये प्लस बी। अब ज़रूरी नहीं कि आप ऑर्डर में ही लिख रहे हैं, ए बी को भी आप पहले लिख सकते हो, बी सी को भी पहले लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो दिख रहा हो, मैं तो लाइन वाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक सबसे पहले ए कंप्लीट कर लिया, फिर माइनस बी के जैसा प्लस बी था, फिर ये था, ये भी कंप्लीट हो गया है ना। अब ये है, अब ये है ए बी। ए बी जैसा कोई है? नहीं है, नहीं है ना। ए बी भी कंप्लीट हो गया। अब माइनस सी और ये प्लस सी, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बी सी जैसा कोई और है? नहीं है, बी सी को भी ऐसे लिख देते हैं प्लस, ये दोनों तो हो गई कंप्लीट। ए सी जैसा भी कोई नहीं है तो ए सी एक बार आ गया, ठीक है। अब देखिए, सेम टर्म्स विथ अपोजिट साइन, इसको चाहो तो आप प्लस लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। सेम टर्म विथ अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। सेम टर्म, एक जैसा दिखने वाला टर्म विथ अपोजिट साइन, प्लस और माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये तो किसी से कैंसिल होगा ही नहीं क्योंकि ऐड ही नहीं हो सकता। और ये सेम टर्म विथ अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। थर्ड पार्ट में भी आपको कॉमा हटा के प्लस कर लेना है। यहाँ पे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमा की जगह क्या साइन आ जाएगा, प्लस का, 7pq माइनस 3p² q², ठीक है। अब देखते हैं लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म कौन कौन सी है, 2p² q²। लाइक टर्म देखने के लिए हमें इसको नहीं देखना, कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट है ना ये, इसके साथ न्यूमेरिकल फैक्टर, इसको नहीं देखना, ये देखना है। और ये देखो, ये है ना, ये p² q², सेम पावर है यहाँ पे, टर्म्स एक दूसरे से क्या है, लाइक है। तो क्या करेंगे, माइनस 3p² q², आगे विथ साइन। अब ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। माइनस 3pq और ये 7pq, ये भी एक जैसे हैं, लाइक हैं ये। और ये भी लाइक हैं क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है दोनों के दोनों, 4 और 5, तो ये भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लगेगा इंटीजर वाला रूल कि ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर। अरे इनको दे भूल जाओ आप। अब होते कौन से माइनस प्लस हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर। देखिए यहाँ पे 2 और -3, तो मैं यहाँ पे कॉर्नर में समझाता हूँ आपको। देखिए ये +2 है, मान लो ये -3 है, इसका 2 है, इसका -3, ये सिर्फ इनके साथ ऑपरेशन होते हैं, ये एज इट इज लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन ग्रेटर, तो 3 में से 2 माइनस होगा, और साइन 3 - 2 क्या होता है, 1, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि इसमें से माइनस किया ना हमने। ये 3 में से 2 माइनस किया, 1 हो गया, और साइन 3 का बड़ा था तो माइनस आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे -1 p² q², ये एज इट इज उतर जाते हैं, इनके साथ कुछ नहीं होता, ये माइनस नहीं होते आपस में एक दूसरे से, सिर्फ क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर, कोफिशिएंट माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये थोड़ा शुरुआत में ना डीप समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये 3 है, -3, और ये +7 है, ऐसा समझ लो आप। ये वेरिएबल्स कुछ भी नहीं होगा, वेरिएबल्स एज इट इज लिख दिए जाएंगे। तो -3 और +7, तो इसमें भी वही रूल लगेगा, माइनस प्लस माइनस सिंबल ग्रेटर। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7, 7 में से 3 माइनस किया 4, तो 7 का साइन किया +4, तो +4 आ गया, और PQ इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये तो नॉर्मली है, +5 + 4 9, ऐसे करोगे आप। अच्छा, इसको एक और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए ना मैं, कि 1 से तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो इसको ऐसा लिख दीजिए, 4pq + 9,
फोर्थ पार्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, कॉमा हटा के सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे एडिशन साइन के साथ, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऐड द फॉलोइंग वाला ना, तभी हम प्लस साइन ले रहे हैं हर बार। 2LM प्लस 2MN प्लस ये यहाँ देखिए समझ लो, ठीक है, प्लस 2NL। अब ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका लाइक टर्म्स या सिमिलर टर्म या एज इट इज टर्म जो आपको दे रखी है दोनों, उनको एक साथ। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अरे सबसे पहले ये करा मैंने, ठीक है, फिर एम स्क्वायर करा, फिर एम स्क्वायर कर दिया, फिर एन स्क्वायर और एन स्क्वायर। ईजी था तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं इसमें। तो 2LM 2MN 2NL, क्योंकि इसका कोई ऐसा पेयर तो था नहीं अगला कि इसके साथ कोई और लिख सकते। तो क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है रियल में एल स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हैं ना, 1L स्क्वायर प्लस 1L स्क्वायर, क्योंकि इनका कोफिशिएंट 1 कर सकते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कोफिशिएंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 समझ लो, इसका कोफिशिएंट 1 कर लो, क्योंकि ये तो एज इट इज उतर जाएंगे यहाँ पे। तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका यहाँ पे 2 आने का। ऐसे ही यहाँ पे एम स्क्वायर का 1M स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 1M स्क्वायर लिख सकते हो इसको भी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो 1 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एम स्क्वायर तो वैसे ही आपका मर्ज हो जाता है, सिर्फ क्या हो जाते हैं कोफिशिएंट प्लस होते हैं, तो 1 + 1 2, तो एम स्क्वायर तो इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, तो 2M स्क्वायर। ऐसे ही अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 + 1 2N स्क्वायर, आगे सेम ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप चाहें तो इसको वर्टिकल वे में भी कर सकते हैं। चलिए मैं फोर्थ पार्ट को आपको वर्टिकल वे में एक बार और करके दिखाता हूँ। वर्टिकल वे में कर रहा हूँ, वर्टिकल मीन्स ऐसे, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फर्स्ट आपको लिख देना सबसे पहले, फिर सेकेंड वाले में देखना है कि इसके जैसा जो टर्म होगा उसको उसके नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब ये एम स्क्वायर बड़ा एन स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एम स्क्वायर को तो इसके साथ लिख सकते हैं प्लस साइन के साथ। साइन बहुत जरूरी है, इसका साइन अगर प्लस का है तो प्लस लिख दो आप, एम स्क्वायर। एन स्क्वायर तो इसके जैसा नहीं है, तो एन स्क्वायर को आगे को लिखो, ठीक है। अब इस वाले में एन स्क्वायर बड़ा एस स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यहाँ लिख दो, एल स्क्वायर इसके जैसा है ना, तो एल स्क्वायर को इसके नीचे लिखो, ठीक है। लास्ट वाले में 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, तो ये तो किसी के जैसे भी नहीं है, 2LM प्लस 2MN प्लस, अगर इस इनमें से किसी के जैसे होते तो उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। और बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, इसको 0 से फुलफिल करो, प्लस 0, क्योंकि 0 लिख दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 0 + 0 + 0 लिख दो, इसको भी +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0। अब बताओ कहाँ फ़र्क पड़ा, हमने सब यहाँ पे लग दिया ना, अरेंज कर दिया। तो कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है सबसे पहले अरेंज करना अच्छे से, ठीक है ना। एक जैसे वाले को उसके नीचे लिखने, जैसे यहाँ पे एल स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर एक जैसा दिख रहा था, एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर, एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर, ये अलग थे तो इनको छोड़ दिया। अब प्लस यहाँ हो रहा है हमारा, तो नॉर्मली प्लस में क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर, इनको प्लस कर लो एम स्क्वायर, 2M स्क्वायर, इनको प्लस कर लो 2N स्क्वायर, ये तो प्लस नहीं हो सकते। तो आपको जो ज़्यादा मेथड ईजी लगती है ना वो आपको करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट 4A - 7AB + 3B + 12 फ्रॉम 12A - 9AB + 5B - 3। कहने का मतलब कि इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, जैसे हम रीड करते नहीं क्या, शुरुआत में भी करते हो क्या छोटी क्लास में, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 13, फ्रॉम 13 लिखा, तो 13 में से माइनस करोगे 10 को। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लिखा है, इसको माइनस करो इसमें से। फ्रॉम, जब भी फ्रॉम कर दिया जाता है तो आप सेकेंड टर्म में से माइनस करोगे, या सेकेंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। तो 12A - 9AB + 5B - 3, डायरेक्ट माइनस साइन लगा के नहीं लिख सकते आप। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अब जो आप लिखने वाले टर्म को उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये माइनस वालों के लिए रूल है, क्लियर। जब भी आप माइनस कर रहे होंगे और जिसको माइनस कर रहे होंगे उसके बाहर माइनस साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट लगा के। अगर आपने डायरेक्ट माइनस लिख के 4A - 7AB + 3B + 12 कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन चाहे जितनी अच्छी हो, आपके आंसर गलत होने वाले हैं। तो क्लियर, जिसमें से माइनस कर रहे होंगे उसको तो नॉर्मली लिख दो, और जिसको माइनस कर रहे हो उसको इनसाइड ऑफ ब्रैकेट लिखिए, और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आएगा।
ठीक है, तो अब लिखते हैं 12a। प्लस वालों के लिए कोई रूल नहीं था, मैं आपको उसमें बोल रहा था ना, प्लस वालों के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइनस वाले में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। +5b -3। अब एक रूल होता है कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर के जो भी टर्म्स लिखी रहती हैं उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ऐसे कैसे चेंज हो जाता है, रियल में तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसका साइन है प्लस का, ये माइनस ना ब्रैकेट के बाहर अगर ब्रैकेट लगाओ और कोई टर्म लिखी हो बाहर या कोई नंबर हो, तो इसका मतलब इनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा हर एक चीज़ से, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। रियल में तो ये होता है, लेकिन हम नॉर्मली ये समझाते हैं कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपको यही चीज़ याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्यों हो जाते हैं चेंज करके, इसने पूछा। तो आप बोलोगे कि प्रोडक्ट होता है भाई, माइनस मल्टीप्लाई करता है हर एक चीज़ से, तब जाके वो चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली समझ लो कि माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4a का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का है ना, अगर कोई साइन नहीं होता तो हम किसका समझ लेते हैं, प्लस का। तो +4a की जगह अब ये हो गया है -4a, इसीलिए ब्रैकेट का कितना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। +7ab, क्योंकि इसका साइन अब 7ab की जगह -7ab की जगह +7ab हो गया, इसका 3b की जगह -3b, इसका +12 की जगह -12, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे क्वेश्चन कर रहे थे हम उसकी तरह बन चुका है ना। अब कोई माइनस साइन ब्रैकेट कुछ नहीं है ऐसा, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो 12a के जैसा ये है 12a -4a, -9ab के जैसा ये है लाइक टर्म +7ab, 5b के जैसा ये है +5b -3b। साइन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। -3 के जैसा कौन है, -12, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते वक्त तो मैंने आपको बता रखा है, इसका 12 ले लेंगे, इसका -4 ले लेंगे विद साइन। हाँ, ये 12 है और ये -4 है, तो 12 - 4 8, तो उसके आगे क्या मर्ज हो जाएगा, a, तो 8a। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्या होते हैं, माइनस या प्लस होते हैं, या कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, आप कुछ भी बोलो, न्यूमेरिकल फैक्टर बोल लो। नॉर्मली मैं आपको ये बताऊंगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होते हैं वो ही प्लस माइनस होते हैं, आगे जो वेरिएबल लिखे थे वो एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। यहाँ पे भी क्या है देखिए, -9 लिखा है समझ लो इसका, और इसका +7 लिखा है, ये देखो ना, ऐसे लिखा है ना, ये -9 और इससे माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर, तो 9 - 7 कर रहे हो 2, तो 9 का साइन क्या है, बड़ा है ना, तो माइनस का, तो 9 का साइन तो है ही, माइनस क्या आ जाएगा 2, और आगे भी क्या आ जाएगा a b, इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका लिखा है 5, इसका लिखा है -3, ये प्लस का साइन भी लिख लो, चलो कंफ्यूज नहीं होना, +5 और -3, तो 5 - 3 2, तो 2b, और ये क्या हो जाएगा, -3 -12, माइनस माइनस प्लस, साइन विल रिमेन सेम। Now B part, subtract 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। इसमें भी क्या होगा, फ्रॉम लिखा है तो ये जो टर्म लिखी हुई है या जो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है बाद में, इसमें से किसको माइनस करना है, फर्स्ट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को। तो 5xy सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो रूल जरूर याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा और एक ब्रैकेट लगेगा, +10xyz माइनस, अब ब्रैकेट लगेगा क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं जब माइनस कर रहे होते हैं, -7zx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। माइनस साइन अगर किसी ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के जो भी साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। इसका साइन हम सपोज कर लेते हैं प्लस है, तो ये 3xy बन गया माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का 5yz, ये +7zx, जेड ही था ना, हाँ 72 नहीं था, ठीक है। ये सारे साइन चेंज कर लिए हमने। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, इसके जैसा कोई टर्म है तो देखते हैं, बिल्कुल ये दिख रहा है मुझे, 5xy माइनस 3xy, ठीक है, 2yz माइनस 2yz, और इसके जैसा -5yz, ठीक है, -2zx माइनस 2zx और
7zx, ठीक है। फिर ये प्लस 10xyz, तो ये तो अकेला ही रह गया क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 5 माइनस 3 सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर जो है उनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा। 5 माइनस 3 2, साथ में आ जाएगा xy, सिर्फ न्यूमेरिकल, ये -2 और ये -5, माइनस माइनस प्लस, सिंबल विल रिमेन सेम, -7yz। ये क्या हो जाएगा, -2 + 7, तो 7 - 2 + 5, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा प्लस का, zx + 10xyz। नंबर 4 सी पार्ट, इसमें भी यही है कि फ्रॉम लिखा हुआ है, तो आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करना है माइनस इस वाले से। तो इस वाले को पहले लिखोगे, फिर फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाद में लिखोगे, लेकिन इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, एंड माइनस साइन लगेगा बाहर किसके, ब्रैकेट के, ठीक है। तो अब क्या लगेंगे, माइनस साइन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +5pq -2pq² + 5p² माइनस साइन है तो ये प्लस का है ना, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का सपोज कर सकते हो, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, 4p²q, इसका साइन हो जाएगा प्लस का, इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब लाइक टर्म्स, तो सबसे पहले 18 का जैसा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 18 विथ साइन +10, -3p, -3p जैसा कोई है, -3p, ये -3p + 8p, -11q, -11q जैसा कौन है, ये है, -7q, +5pq, +5pq की जगह कौन है, मतलब इसके जैसा कौन है, +3pq, ठीक है। इतने तो कवर हो गए। अब देखते हैं -2pq², अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी ना, 2pq², माइनस का लगा लिया। इसके जैसा कौन है, आप इसको इसके जैसा मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे 2pq² है, तो आपको ये देखना है, देखो -5pq², सेम वेरिएबल होना चाहिए विथ पावर भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं -5pq², ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अच्छा ये तो उसका था, अब इसको कवर करते हैं, 5p² और 4p², ये दोनों भी कवर हो जाएंगे, 5p² -4p², सारे के सारे कवर हो गए, अंडरलाइन सबके नीचे आ गया, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, 18 + 10 28, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये -3 है और +8 समझ लो इसको, -3 और +8, तो 8 - 3, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, +5p, ये हो जाएगा आपका -11 और -7, ये समझो इसको, -11 - 7, तो क्या हो जाएगा, -18q, 8pq हो जाएगा, +5 और +3, और ये हो जाएगा -2 और -5 है ना, pq², तो -2 और -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 pq², 5 - 4, ये क्या हो जाएगा, देखो 5 प्लस का है और ये -4 का है, वेरिएबल्स तो सेम वैसे ही आ जाएंगे, तो 5 - 4 क्या जाएगा, 1 हम लिखेंगे नहीं, चाहो आप लिखना भी चाहो तो फिर आपको एक लाइन और लिखनी पड़ जाएगी, क्या लिखोगे आप अगले वाली लाइन में, 28 + 5p -18q + 8pq -7pq², 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोला था 1 मत लिखना जब भी आपका आंसर है, साइन जरूर लिख देना लेकिन, ठीक है ना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।